हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। इस चैनल के द्वारा हम आपको एमपी टेट वर्ग 1 यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी, पीएचडी और जॉब से रिलेटेड जो न्यू नोटिफिकेशंस होते हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं आप तक उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वन क्लिक पर आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द प्राप्त हो जाए। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है एमपी टेट वर्ग 1 का जो सिलेबस है आपका हिंदी विषय का, उस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के प्रकार कितने होते हैं? स्वर के प्रकारों में मूल स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, संधि स्वर क्या होते हैं, क्या होते हैं स्वर जिनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं, इनके कौन कौन से प्रकार है, संयुक्त स्वर में क्या क्या आता है। क्या आपको पता है कि सवर्ण स्वर कौन से होते हैं? क्या आपको ये पता है कि अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? लघु स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर, गुरु स्वर क्या होते हैं? क्या आपको ये पता है? प्रयत्न के आधार पर जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन के क्या भेद होते हैं? व्यंजनों के भेद में अगर हम देखें तो स्पर्श व्यंजन, अंतः अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, ये क्या होते हैं? जो आपका र है ये किस भेद के अंतर्गत आता है? क्या आपको पता है कि लुंठित और प्रकंपित व्यंजन क्या होता है? अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम स्वर और व्यंजन जो हमारे एमपी टेट के जो वर्ग 1 है आपका, उसके सिलेबस में दिया हुआ है। वर्ग 1 के सिलेबस में जो स्वर और व्यंजन दिया हुआ है इसको हमको डिटेल में पढ़ने की बहुत जरूरत है। ठीक है, और इसी में आपको आता है घोष, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सारी चीजें आपकी अयोगवाह ध्वनियां, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये सब क्या है? ये सब आपको स्वर व्यंजन और अयोगवाह ध्वनियों के अंतर्गत आपको पढ़ना है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो आपको वीडियो बहुत आराम से देखना है। हम बात करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आप सिलेबस अपना देख पा रहे होंगे। तो ये जो सिलेबस है ये आपका 2023 के अनुसार है, यानी कि 2023 में जो आपका सिलेबस था ये वही सिलेबस है। और अगर मान लीजिए 2025 में सिलेबस में कोई अंतर आता भी है तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा, बस छुटपुट अंतर आएगा, यानी कि 19-20 का फर्क रहेगा या फिर सेम ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि जो मेन टॉपिक्स रहते हैं वो ये सब रहते हैं। हो सकता है एक आध रचनाएं जो है आपकी रचनाएं हैं ये ऐड कर दे, वरना सिलेबस आपका सेम ऐसा ही रहेगा, यानी कि जो 95% है वो तो आपको पढ़ना ही होगा इस सिलेबस के अनुसार। तो चलिए देखते हैं पहला, हिंदी की ध्वनि व्यवस्था और मानक हिंदी। ये एक दो वीडियोस के जरिए मैं इस पर वीडियोस बना चुकी हूँ आपको समझाने के लिए। आज शॉर्ट में हम एक बार और देखेंगे और हम ये बताएंगे आपको कि ये जो वर्ण, स्वर, व्यंजन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो कैसे ही आप एक वीडियो में एक डायग्राम के साथ सहारे आप समझ सकते हैं। ये आपको जो यहाँ पर देख रहे होंगे इतना सारा आपको बहुत सारा दिख रहा है, अगर मैं आपको डायग्राम के सहारे दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि ये कितना शॉर्ट है और सब एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो पहले हम एक ब्रॉड लेवल पर देखेंगे, ठीक है, छुटपुट में कि किससे कौन सा भेद निकला है। अगर ये स्वर्ण वर्ण है तो वर्ण से निकले हैं स्वर और व्यंजन, फिर संयुक्ताक्षर कैसे निकला, अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, मानक लिपि क्या है, और ये जो टॉपिक दिया है उच्चारण, वर्तनी, शब्द, अर्थ, व्याकरण संबंधी अशुद्धि और उनका संशोधन, ये जो पूरे टॉपिक्स है इसी के अंतर्गत ये वाला टॉपिक आपका आ जाता है। साथ ही साथ हिंदी का जो शब्द भंडार है जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द है। तो जब हम यहाँ पर शब्द पढ़ते हैं, ये आपका ये जो टॉपिक दिया है शब्द देते हैं, तो शब्द क्या होता है? शब्द की उत्पत्ति कई आधारों पर होती है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द बनते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द बनते हैं, तो उसी के अंतर्गत आपका ये तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, इसके साथ अन्य भी आपके आ जाते हैं। फिर इसी में हम पढ़ेंगे उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, संधि समास, ये अलग टॉपिक है तो ये भी हम शब्द के बाद ही देखेंगे। और अंत में बचेगा आपका वाक्य भेद। इतना ही आपका मेन है और इतने में ही आपको एक
एक टॉपिक में आपका ये क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो पर्यायवाची, विलोम, एकार्थक और अनेकार्थक, ये भी शब्द के ही अंतर्गत यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। मुहावरे और लोकोक्तियां, ये हम संधि समास जैसे अलग टॉपिक हो गए, तो उसी के सहारे हम साथ में हम आपका जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं वो वहां पर हम देख लेंगे। तो आइए, जो मैं आपको भी बता रही हूँ, अब डायरेक्ट मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कि कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे क्या है, एक मूल रूप में आप रूपरेखा समझ लीजिए। मूल रूप में अगर आप रूपरेखा समझेंगे तो आपको ज्यादा आसानी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले ध्वनि। ठीक है, ध्वनि से हम शुरू करते हैं, क्योंकि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी ध्वनि ही होती है। तो सबसे पहले आपका ध्वनि आता है। ध्वनि के बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो आप प्लीज एक बार प्रीवियस वीडियो देखिएगा। तो ध्वनि क्या है, इसको हम ध्वनि को कहीं कहीं आपको यहाँ पर स्वनिम भी लिखा हुआ आता है। ध्वनि के लिए क्या लिखा आता है, स्वनिम भी लिखा आता है। तो क्या होता है, जो ध्वनि होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और इसी से क्या बनते हैं, वर्ण बनते हैं। ध्वनि को क्या है, ध्वनि का कोई लिखित रूप नहीं होता, वो हमें सिर्फ सुनाई देती है। और जब ये लिखित रूप में आ जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं हो सकते। वर्ण किसको कहते हैं, जिसके खंड नहीं हो सकते। जैसे कि अ, जैसे कि क, जैसे कि ख, जैसे कि य, ठीक है, इत्यादि। तो इनके खंड नहीं हो सकते, तो ये क्या कहलाते हैं, वर्ण। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इसको डायग्राम फ्लो चार्ट के द्वारा आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा ध्वनि क्या थी, भाषा की सबसे छोटी इकाई थी। जो हम सुनते हैं वो होती है ध्वनि, और उसी का जब लिखित रूप हो जाता है मूल ध्वनि का तो वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। अब वर्ण दो प्रकारों के होते हैं। एक वर्ण आपका क्या होता है, स्वर होता है, और एक वर्ण होता है आपका व्यंजन। अगर ये शब्द दिखने में आपको सिर्फ दो शब्द दिख रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो स्वर के अंतर्गत तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर हैं। ठीक है, अब इन 11 स्वरों में इनके अगर हम भेद करें स्वर का, तो स्वर के उत्पत्ति के आधार पर भेद हो सकते हैं, जाति के अनुसार स्वर के भेद हो सकते हैं, जीवा की स्थिति के अनुसार स्वर के भेद हो सकते हैं, और उच्चारण की जो मात्रा होती है जैसे लघु गुरु, उनके अनुसार स्वर के भेद होते हैं। और तो ये हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, अगर हम स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर में हमको ये पढ़ना क्यों जरूरी है कि जैसे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है स्वर के लिए, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर है स्वर के प्रकार। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर ये यहाँ पर दिया हुआ आपको, उत्पत्ति के आधार पर ये दिया है आपको, जाति के आधार पर ये आपको दिया है, जीवा के आधार पर ये आपको दिया है, उच्चारण के आधार पर। तो प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कैसे प्रश्न पूछे, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि एक प्रश्न आ गया आपका एमपीटेट वर्ग 1 में कि और अन्य भी पेपर्स में आ सकता है कि मूल स्वर बताइए, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको दे दिया हुआ है अ, और आपको दिया हुआ है ई, और आपको दे दिया है बड़ा ऊ, और आपको दे दिया ऊ, या इनके अलावा और भी कुछ हो सकता है। और आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। तो आपको पहले तो मूल स्वर पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका सबसे पहले हुआ उत्पत्ति के आधार पर, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर हम जाति के अनुसार स्वरों के भेद, यहाँ पर जो टॉपिक लिखा है इसके अनुसार अगर हम देखें तो इसके आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है कौन से स्वर सजातीय होते हैं और कौन से स्वर विजातीय होते हैं। क्या आपको ये पता है? अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको ये नहीं पता तो आप जब स्वर के प्रकार पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि सजातीय स्वर क्या होते हैं और विजातीय स्वर क्या होते हैं। इसी में कहते हैं सवर्ण स्वर और अवर्ण स्वर, असवर्ण वर्ण स्वर। अगला हम देखते हैं जीवा के आधार पर भेद। अगर देखें तो जीवा के आधार पर 3 भेद होते हैं। एक होता अग्र स्वर, यहाँ पर दिया हुआ है आपको अग्र स्वर, मध्य स्वर और ये पश्च स्वर। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जीवा होती है,
जीवा के जो जीवा का जो अग्रभाग होता है, सब जैसे मान लीजिए ये आपकी जीवा है, ठीक है, तो ये आपका अग्रभाग हो गया। तो ये जो जब ये ऊपर उठता है, ठीक है, और उसको उठाने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है तो उन स्वरों को कहते हैं अग्र स्वर, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ये ऐसे ही आपके होते हैं मध्य स्वर और ऐसे पश्च स्वर। तो अगर आपसे ऑप्शन में दे दिया जाए कि मध्य स्वर, इनमें से कौन सा मध्य स्वर है, ऑप्शन में है आपका अ अनार का, आ आम का, इ इमली का या ई ईख का। अब बताइए इसमें से कौन सा आपका मध्य स्वर है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं सेम ऐसे ही पश्च स्वर में। अगला है आपका उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर देखिए दो होते हैं, एक होता है लघु और एक होता है गुरु। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, ये तो इजी है, लेकिन फिर भी आपसे चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि बताइए अ अनार का, इ इमली का, आ आम का और आपका ए एड़ी का। ठीक है, इसमें से या और भी दे सकते हैं, इसमें से पूछा जाएगा आपका कौन सा लघु है कौन सा गुरु है। तो ये हो गया आपका स्वर। स्वर में आपके इतने टॉपिक्स आते हैं। फिर हम देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन में हम देखते हैं, व्यंजन के भेद देखेंगे तो इसमें आप पहले देखेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। ठीक है, तो पहले में क्या देखेंगे, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, और दूसरा देखेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो अगर हम प्रयत्न के आधार पर देखें, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर देखें, तो आपके क्या आते हैं, स्पर्श व्यंजन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए स्पर्श व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन, पार्श्विक पार्श्विक व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, अनुनासिक। अब मैं आपको ये पूछती हूं कि य, र, ल और व, इनमें से कौन सा व्यंजन लुंठित या प्रकंपित है। ठीक है, ये एक आपका प्रश्न है इस वाले टॉपिक से कि बताइए इनमें से कौन सा कौन सा वर्ण व्यंजन है जो लुंठित या प्रकंपित है। या फिर मैंने आपसे पूछ लिया कि य, व, र, ला, ये आपको मैंने चार दे दिए और इसमें से मैंने आपसे पूछा कि बताइए इसमें से अर्ध स्वर कौन सा है। ठीक है, या फिर मैं अंतस्थ व्यंजन पूछना चाहूंगी, तो बताइए कि क, च, य और प, इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका आभ्यंतर जो प्रयत्न है उनके आधार पर ये प्रकार हुए। एक दूसरा होता है बाह्य बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो इसमें क्या होता है, जो बाह्य प्रयत्न के आधार पर देखते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे श्वास में अवरोध होते हैं, यानी कि जब ध्वनि उत्पन्न होने की जो अंत की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न, यानी जो हमारी जो मुख विवर हमारा होता है वहां से जब हमारे व्यंजन निकलते हैं तो वो होता है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। यहां पर अगर हम देखें तो इसमें से आपको क्या दिखता है, अघोष, ठीक है, अघोष वर्ण, सघोष या घोष भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसको घोष भी कहते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब मैंने अगर आपको एक व्यंजन दे दिया और आपसे बोला कि बताइए इसमें से कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। अगर मैंने बोला कि क, ख और च और छ, इसमें से बताइए कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। या फिर मैंने आपको दे दिया यहाँ पर क, ख, ग और घ, इसमें से बताइए कौन सा अघोष है या कौन सा सघोष है। अगर आपको ये बेसिक्स है, ये बहुत बेसिक्स है, आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक है। यहीं से अगर आपको स्वर और व्यंजन के भी बारे में पूरी तरह से नहीं पता होगा तो एमपी टेट वर्ग 1 की चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा, आप दोनों को, अगर मान लीजिए पात्रता परीक्षा आपने क्लियर कर भी ली तो आपको चयन परीक्षा में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आपको ये सारे टॉपिक्स समझना
बहुत जरूरी होते हैं। और फिर इसी में आती है आपकी अयोगवाह ध्वनियां, जिनमें अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आता है। तो ये हमारे टॉपिक्स अभी कहाँ तक थे? ये हमारे टॉपिक्स थे सिर्फ और सिर्फ स्वर और व्यंजन तक। फिर जब हमारा स्वर व्यंजन हो जाता है, तो स्वर और व्यंजन इनके संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? शब्द की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? शब्द की उत्पत्ति होती। और शब्द क्या होता है? ध्वनियों का वह समूह कहलाता है जिसका कोई विशेष अर्थ होता है। जिसका कोई विशेष अर्थ होता है वो शब्द कहलाता है। और अगर हम यहाँ देखें कि जो शब्द की व्यवस्था है, ठीक है, तो शब्द की व्यवस्था में हम सबसे पहले देखते हैं कि शब्द का जो निर्माण होता है या वर्गीकरण होता है वो किन आधारों पे किया जाता है। तो यहाँ आप देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, ये देखिए यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या स्रोत, ये भी कहा जाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं रचना के आधार पर, यानी कि निर्माण या गठन या बनावट की दृष्टि से। अगला है अर्थ के आधार पर, और फिर है प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो इनके आधार पर जो है कि जो हमारे शब्द हैं वो शब्द की क्या होती है? शब्द बनते हैं हमारे। तो हम देखेंगे कि कैसे बनते हैं। तो पहले आता है उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। इनके बारे में हम डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। आज केवल आपको एक मूल रूप से प्रारूप देना है कि आपका जो पूरा ग्रामर है वो पूरे ग्रामर में क्या क्या टॉपिक्स है और उनको हमको कैसे कैसे पढ़ना है। रचना के आधार पर देखिए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। मतलब आज मैं जो आपको ये डायग्राम के जरिए टॉपिक्स बता रही हूँ, पूरा इससे पूरा आपका जो हिंदी व्याकरण है एमपी टेट का वो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर अर्थ के आधार पर अगर आप देखें तो एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समुच्चारित, ये सारे भी टॉपिक्स आपको अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए आप, ये देखिए तत्सम, तत्सम के बाद देखिए तद्भव शब्द दिया हुआ है, फिर देशी, देशज और विदेशी शब्द दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आपका पर्यायवाची, विलोम, एकार्थक, अनेकार्थक, ये सारे आपके टॉपिक्स में ही यहाँ पर दिए हुए हैं ये सारी चीजें। फिर आता है आपका प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर क्या है? विकारी और अविकारी शब्द। अब यहाँ पर आपको जो संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें विशेष रूप से नहीं दी है, लेकिन जब हम विकारी और अविकारी पढ़ेंगे तो उसी में हमारा ये संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें हमारी विकारी और अविकारी में आ जाएंगी। तो यहां तक हो गया, हमने शब्द के जो भेद थे वो यहां पर देख लिए। अब हमारा इसके बाद आता है वाक्य। क्या आता है इसके बाद? हमारा वाक्य। वाक्य, और अगर हमारा ये वाक्य हो जाएगा तो उसके बाद हमारा बचता है संधि और समास। ये तीन टॉपिक हमारे रह जाते हैं। तो वाक्य में भी हम देखते हैं वाक्य के भेद होते हैं। जैसे हमने यहाँ स्वर में देखा, उसी तरह से वाक्य में भी देखते हैं हम कि वाक्य के भेद होते हैं। अब हम देखते हैं वाक्य के बारे में। तो वाक्य क्या होता है? जो वक्ता होता है, वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले जो शब्द समूह होते हैं वो वाक्य कहलाते हैं। यानी कि जो अर्थ पूर्व, जिसमें अर्थ समाहित होता है, अर्थ समाहित होता है, जिसमें अर्थपूर्ण जो शब्द होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं वाक्य कहलाते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि, और वर्णों के सार्थक समूह क्या होता है? शब्द निर्माण करता है। और शब्दों का जो सार्थक समूह होता है वो क्या करता है? आपका वाक्य का निर्माण करता है। क्या करता है? आपका वाक्य का निर्माण करता है। अब वाक्य के भेद अगर हम देखें, अगर हम वाक्य के भेद देखें तो वाक्य के भेद में हमको दिखता है पहले रचना के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर, फिर क्रिया या वाच्य के आधार पर दिखता है। उसके पहले अगर हम देखें तो वाक्य के अंग हमें दिखाई देते हैं, वाक्य के अंग, ठीक है।
तो वाक्य के अंग क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य में क्या होता है? वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि वाक्य में कर्ता ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। जैसे कि दादाजी ने पूजा की, लड़के खेल रहे हैं, तो दादाजी ने पूजा की, इसमें दादाजी क्या हो गए? उद्देश्य, और लड़के खेल रहे हैं, इसमें लड़के क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। इसी तरह से अगर हम विधेय देखें, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब मैं आगे आपको वाक्य पूरा एक एक जो आपका टॉपिक है, जैसे वाक्य है, शब्द के भेद है, संधि है, समास, इसको एक एक टॉपिक को हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। आज आपको केवल एक मोटा मोटा प्रारूप बताया गया है कि आपके व्याकरण में क्या है और कहाँ से है। तो वाक्य के दो अंग हो गए, एक हो गया उद्देश्य, एक हो गया आपका विधेय। अगला हम देखते हैं वाक्य के जो भेद हैं। तो अगर हम यहाँ नीचे से शुरू करें, क्रिया के आधार पर, कैसे? क्रिया के आधार पर अगर हम शुरू करें तो पहला तो आपका आता है कर्तवाच्य। ठीक है, जब वाक्य में जो क्रिया होती है, क्रिया का संबंध क्या होता है? सीधा कर्ता से होता है, और क्रिया का जो लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उसको कर्तवाच्य कह सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे सीता गाना गा रही है, ठीक है, अनुष्का गाना गा रही है, ये सब क्या है? ये कर्तवाच्य वाक्य कहलाते हैं। इसी तरह से कर्मवाच्य, इसको हम डिटेल में आराम से समझेंगे। फिर अगला आता है आपका टॉपिक आता है अपना अर्थ के आधार पर। यहाँ आपको दिया हुआ है अर्थ के आधार पर ये। तो अर्थ के आधार पर क्या होता है? विधानवाचक, ठीक है, विधानवाचक वाक्य होता है। फिर एक होता है आपका निषेधात्मक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य होता है आपका। ठीक है, अगला होता है आपका आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य। फिर होता है इच्छावाचक, विस्मयादि, बोधक। ये आपके वाक्य के प्रकार होते हैं। और जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके रचना के आधार पर, जिसमें आता है आपका सरल, संयुक्त, मिश्र। इससे अगर आप एमपी टेट का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र देखेंगे तो वहां आपको इससे बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। आपको एक एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा है, ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो ये तो था वाक्य के बारे में एक ओवरव्यू आपको बताया गया। अगला हम देखते हैं संधि, समास, और एक टॉपिक आपका छूट रहा है जो है मुहावरे और लोकोक्तियां, वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप ये समझ लिए कि आपका व्याकरण 95 कंप्लीट हो जाएगा। तो संधि में हम क्या देखेंगे? संधि में यहाँ पर हम देखेंगे हमारी 3 प्रकार की मूल संधियां होती हैं। मूल संधियां होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? जब अंत में स्वर आता है, जब दो दो वर्ण होते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, जब दो वर्ण होते हैं या शब्द समूह होता है, ठीक है, शब्द समूह आता है आपका समास में। संधि में क्या होते हैं? वर्ण ही होते हैं। तो जब वर्ण आते हैं और वो दो वर्णों के जो पहले वर्ण के अंतिम में स्वर होता है और दूसरे वर्ण के प्रथम में स्वर होता है, तो उससे एक नया स्वर बनता है और वो स्वर कहलाता है आपका स्वर संधि। फिर इसमें भी आपके विभाजन होते हैं। फिर ऐसे ही व्यंजन, व्यंजन में क्या होता है? पहले जो आपका वर्ण है उसके अंत में व्यंजन आए और दूसरा जो शुरू हो रहा है उसमें स्वर या व्यंजन आए, तो वहां से जब नया शब्द बनेगा वो रूपांतरित हो जाएगा और वहां आपका बनेगा व्यंजन संधि। सेम ऐसी विसर्ग में होगा कि एक पहला जो वर्ण होगा उसमें विसर्ग होगा और जो दूसरा शब्द वर्ण होगा उसमें क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, और उससे क्या होता है? विसर्ग जो होता है वो बदल जाता है। ये हम डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे, इसके भेद पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगला हम देखते हैं, अगला हम देखेंगे समास देखेंगे। ठीक है, तो समास में हम क्या देखेंगे? पहले तो आप ये देखिए कि संधि और समास में क्या होता है। जो संधि होता है, संधि में दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है। पहले शब्द की जो अंतिम ध्वनि होती है और दूसरे शब्द की जो पहली ध्वनि होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, और समास में क्या होता है? समास में दो मूल रूप से क्या होते हैं? शब्द होते हैं। ठीक है, शब्द क्या होते हैं? मूल रूप से शब्द होते हैं। और संधि में क्या होता है? वर्ण होते हैं। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो चलिए समास देखते हैं। तो समास क्या होता है? संधि में तो हमने बता दिया कि दो वर्णों के योग से जो मिलता है वो क्या होता है? वो संधि होता है। समास क्या होता है? समास का एक तो अर्थ होता है छोटा करना, संक्षिप्त, या यहाँ पर आप देखेंगे छोटा करना। तो
दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। ठीक है, और इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, जो विभक्ति आगे हम बताएंगे आपको विभक्ति का कैसे लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है समास। और फिर समास में हम देखें तो समास के भेद में हम देखें तो मुख्य रूप से तो 4 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर उसके हमने और भेद किए तो यहाँ आपको मूल रूप से कितने भेद मिलेंगे? यहाँ आपको मूल रूप से मिलेंगे 6 भेद। कितने भेद मिलेंगे आपको? 6 भेद। यहाँ क्या है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो आपको ये समास कितने होते हैं आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको आप ABCD करके भी याद कर सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए मूल रूप से क्या है। 6 समास हमें पढ़ने हैं और इनके बारे में थोड़ा बड़ा टॉपिक है, खासकर तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास से पूरी विभक्तियां आ जाएंगी आपके साथों, तो फिर वो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ केवल आपको एक प्रारूप बस समझाया गया है। तो यहाँ हमने देख लिया वाक्य, देख लिया संधि समास देख लिया, और इसके प्रीवियस में हमने क्या देखा? हमने ध्वनि देखी, फिर वर्ण देखा, फिर हमने स्वर देखे, व्यंजन देखे, स्वर व्यंजन के प्रकार देखे, फिर शब्द देखा, फिर शब्दों के भेद देखे। शब्दों के भेद में हमने देखा पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, एकार्थी, अनेकार्थक, विकारी, अविकारी। तो अगर हम यहाँ पर आप अपना सिलेबस देखते हैं ना, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं कि वर्ण, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, अनुस्वार, अनुनासिक। इसकी लिंक जो मैंने डिटेल में इसको पढ़ाया था मानक लिपि तक, इसकी लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने को आपको ये पूरा एक साथ समझाना था कि ये पूरा एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो इतना तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था वर्णमाला मानक लिपि तक, अब हम शब्द से शुरू करेंगे। शब्द क्या है, शब्द के भेद क्या है, फिर वही हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, ये सारे उपसर्ग, प्रत्यय, उसी के अंतर्गत संधि, समास, ये फिर हम क्रम से यहाँ पर पढ़ते हुए जाएंगे। और यहाँ तक हम ऐसी कोशिश करेंगे कि व्याकरण हम 2 से 3 वीडियोज में, अगर 2-3 घंटे में बनता है तो हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपका एमपी टेट का जो व्याकरण रहेगा वो आपका बहुत कम वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, उदाहरण के साथ, प्रश्नों के साथ, क्योंकि प्रश्न भी अगर आप समझते जाएंगे। और ये जो अपठित गद्यांश और संक्षेपण है तो इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं, 1-2 वीडियोस आएंगे इसके लिए भी, निबंध और पत्र लेखन इसके लिए वीडियोस आएंगे। और ये जो 2 टॉपिक्स हैं, ये 2 टॉपिक्स आपके कवर होंगे खंड ब में। ठीक है, इसको अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा, ये खंड ब में ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत छोटा सा टॉपिक आपका रहेगा, लेकिन इसके अंतर्गत समझने वाली चीजें बहुत सारी हैं, क्योंकि प्रश्न अगर अगर पात्रता परीक्षा में भी और चयन परीक्षा में, तो जो प्रश्नों का लेवल रहता है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, जो आप बहुत इजी, अगर आप ये सोचते होंगे कि इजी आएगा, आसान आएगा, तो ऐसा नहीं है। आपका जो प्रश्नों का लेवल है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको एक बड़े लेवल की तैयारी यहाँ पर करनी है। तो अब आपके लिए एक वीडियो आने वाला है जिसमें हमने यहाँ पर कंप्लीट किया था जो ध्वनि था, ध्वनि से हमने कंप्लीट कर लिया था। ध्वनि हमारा हो चुका था, हमने ध्वनि देख लिया था। ध्वनि के अलावा हमने वर्ण देख लिए थे, ध्वनि हमने देख लिया था, हमने वर्ण देख लिया था। मैं आपको लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है मैं उसमें आपको लिंक दे दूंगी। वर्ण के अंतर्गत हमने स्वर और व्यंजन देख लिए थे। अब मैं आपको यहीं से शुरू करूंगी, स्वर व्यंजन के जो भेद हैं, जो प्रकार है, वहां से शुरू करेंगे और फिर वहां से हम शब्द और शब्द के जो भेद है वो हम कंप्लीट करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हमारी 1 घंटे की क्लास हो, 1 घंटे की क्लास से आपको बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर तक आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या है आपको जो नोटिफिकेशन हो वो नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द से जल्द पाए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।